नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए आज सुनते हैं दामिनी। पीछे से मीना ने हाथ पकड़कर पूछा कि दामिनी कहाँ थी अब तक? कब से उसकी माँ उसकी चिंता कर रही है? तो दामिनी ने अपने हाथ के इशारे से बताया कि 10वें माले वाली मोटी आंटी ने उसे रोक लिया था। उसके घर मेहमान आए हैं, इसलिए उन्होंने उसे किचन में जरा मदद करने के लिए कहा था। कौन? कोकिला आंटी? मीना की बात पर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली कि कल भी उसे जल्दी बुलाया है तो जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये क्या बात हुई? मीना आंखें मचकाती हुई बोली। एक्स्ट्रा काम के पैसे भी देती है या यूं ही? नहीं तो मना क्यों नहीं कर देती काम करने से? ये बड़े लोग सिर्फ नाम के ही बड़े होते हैं। एक पुड़िया फाड़कर गुटके को अपने मुंह में दबाती हुई मीना कहने लगी कि ये कोकिला आंटी तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसका पति अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वह उससे जरा बच कर रहे। तुम्हें कैसे पता? दामिनी ने मुंह बनाया। पता है मुझे, तभी तो कह रही हूँ। मुंह से गुटका थूकती हुई मीना बोली, देख तुझे यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए समझा रही हूँ। उसके घर एक नहीं बल्कि कई बाइयों ने इसलिए ही काम छोड़ दिया क्योंकि शैलेश अंकल उन पर बुरी नज़र रखते थे। लेकिन वे कहे तो किससे कहें? गरीबों की सुनता ही कौन है? उल्टा उन्हीं पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर अंदर करवाने की बात करते हैं तो वे डर कर चुप हो जाती हैं। मीना की बात पर दामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि बेकार में ही वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, बल्कि शैलेश अंकल तो इतने अच्छे आदमी हैं, वे तो उसे बेटी की तरह मानते हैं। दामिनी ने यह बात भी इशारों में ही कही। परसों जब वह पैदल काम से आ रही थी तब वह शैलेश अंकल उसे रास्ते में मिल गए। अपनी गाड़ी रोककर कहने लगे कि धूप बहुत तेज है तो वह उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाए। अब एक काम वाली को इतनी महंगी गाड़ी में कौन बिठाता है भला? हाँ हाँ, तेरी बात सही है मेरी माँ, लेकिन समझ रही है ना कि इन बड़े लोगों के चोचलों में फंसने की गलती मत करना। बड़ी बहन की तरह दामिनी को समझाती हुई मीना बोली, हम गरीब लोग हैं, घर घर का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है हमें। समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मीना ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा तो दामिनी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, पर मन से वह उसकी बात से जरा भी सहमत नहीं थी। सोचने लगी कि ये मीना भी न हर किसी को शंका की नज़र से देखती है। अब हर एक इंसान एक जैसा थोड़े ही होता है। बेचारे शैलेश अंकल तो कितने भले मानस हैं। कहते हैं कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। बोलो, अब ऐसे इंसान पर भरोसा ना करे तो किस पर करे? मीना उसे यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई कोई इंसान शेर की खाल में भेड़िया होता है, जो मौका पाते ही अपने शिकार को लपक लेता है। मगर दामिनी उसकी हर बात को हंसी में टाल दिया करती और कहती, तो क्या मैं तुम पर भी भरोसा ना करूं? तू भी तो धोखा दे सकती है ना मुझे? और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती। तो मीना अपना माथा ठोक लेती कि कैसी लड़की है ये, कुछ समझती ही नहीं। उषा, दामिनी की माँ, कहती है कि मीना उसका ख्याल रखे, क्योंकि दामिनी बहुत सीधी है। मगर कैसे? क्योंकि यह लड़की तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं है। दामिनी हर एक इंसान को अपने जैसा ही नेक दिल समझती है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान ओढ़े उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। बस कोई दो मीठे बोल बोल दे तो वह अपना दिल निकाल कर रख देने वाली लड़की थी। लेकिन उसे नहीं पता कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा वह समझती है। यहाँ तो पग पग पर धोखा है। मुफ्त में यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यह बात दामिनी क्यों नहीं समझती? अपने
35 सालों की जिंदगी में मीना ने लोगों को बहुत करीब से जाना और परखा है। यहाँ तो बाप और भाई पर भी भरोसा करना मुश्किल है। फिर ये शैलेश अंकल कौन से दूध के धुले इंसान हैं। मगर यह बात दामिनी को समझाएं तो कैसे। दामिनी बोल सुन नहीं सकती, गूंगी है वो बचपन से ही। 3 बेटों के जन्म के कई सालों के बाद जब एक बेटी पैदा हुई थी तब उषा ने बड़े लाड और प्यार से उसका नाम दामिनी रखा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी गूंगी बहरी पैदा होगी। भले ही दामिनी बोल सुन नहीं सकती थी, लेकिन इसकी लंबी लंबी पलकों के नीचे जो 2 बड़ी बड़ी काली काली आंखें हैं वह उसके मन के भाव का संकेत दे देती है कि वह बोलना क्या चाहती है। दुनिया में एक ही इंसान है जो उसकी आंखों और हाथों की भाषा को अच्छे से समझ पाता है और वह है उसकी माँ उषा। वैसे इन कुछ सालों के साथ में मीना भी उसकी सांकेतिक भाषा समझने लगी थी। प्रकृति ने भले ही दामिनी से उसके सुनने बोलने की शक्ति छीन ली थी, पर हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहती है। जब देखो वह हंसती गुनगुनाती रहती। दामिनी का सोचना है कि वह बोल सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, इतनी खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए उसके पास आंखें तो है ना, और यही उसके लिए बहुत है। उसकी मासूम बातों पर मीना को उस पर प्यार आ जाता था। मीना उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती है और दामिनी भी उसे अपनी बड़ी बहन जैसी ही समझती है। दोनों में कभी प्यार तो कभी नोक झोंक चलती रहती है। दामिनी गा नहीं सकती, पर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते हुए गुनगुनाना उसे अच्छा लगता है। मीना यही गुजरात की रहने वाली है और दामिनी राजस्थान की। दामिनी इशारों में कहती है कि वह कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि फिर उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल कौन करेगा। तो शादी के बाद भी तो तू अपनी माँ की देखरेख कर ही सकती है ना। मीना की बात पर वह सोच में पड़ जाती कि कहीं उसका पति इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ तो वह क्या करेगी। तू इतनी अच्छी है तो तेरे पति भी तो अच्छे ही होंगे, देखना। मीना की बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ती और कहती कि फिर वह जरूर सोचेगी शादी के बारे में। दामिनी की बड़ी बड़ी बोलती आंखें हर समय जैसे कुछ ढूंढती रहती हैं। कभी वह अहमदाबाद के बड़े बड़े बिल्डिंगों को निहारती तो कभी डूबते चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखती, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर डोलती फिरती। वैसे भी चेहरे के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा न हो, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है। बिल्कुल साफ सुथरे नील गगन के सामने साफ चमकती दामिनी की तरह। दामिनी अक्सर अपने गांव को याद करते हुए कहती है कि उसके गांव में एक नदी हुआ करती थी। वहां गांव की सारी औरतें पानी भरने आती थी। जब गांव के सभी लोग सोए पटाए होते तो वह उस नदी के किनारे जाकर बैठ जाती और चिड़ियों का शोर, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि सुनकर भूल जाती कि वह बोल नहीं सकती। उसे लगता प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत उसकी ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली दामिनी की जो भाषा है, उसी का मानो यह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झिंगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संगीत, क्रदन और उच्छ्वासें भरी हुई है। दामिनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर पढ़ लिख नहीं पाई और इस बात का उसे आज भी बहुत मलाल है। दामिनी के पिता नहीं है, इसलिए भाई भाभीियों ने माँ बेटी को बोझ समझकर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। इसलिए वे कमाने खाने यहाँ गुजरात आ गई। अब माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। उषा को हर हमेशा अपनी गूंगी बेटी की चिंता सताती रहती थी। वह सोचकर ही सिहर उठती कि जब वो न होगी तब उसकी बेटी का क्या होगा। इसलिए वह चाहती है कि कोई उसके ही जैसा, उसकी ही बिरादरी का लड़का मिल जाए जो दामिनी के हाथ पीले कर चैन से मर सके।
कभी वह इस बात से आहत हो उठती थी कि कोई उसके गूंगे बहरे होने का फायदा उठाकर उसके साथ गलत ना कर दे। इसलिए तो अपने जीते जी वह बेटी को ब्याह कर देना चाहती थी, मगर स्वाभिमानी दामिनी की जिद है कि वह उसी से शादी करेगी जो उसकी माँ की जिम्मेदारी लेने को तैयार होगा। माँ बेटी का एक दूसरे के लिए प्यार और फिक्र देखकर मीना की आंखें भर आती है। कभी कभी दामिनी अपनी माँ के साथ इस बस्ती में एक कमरे का एक घर किराए पर लेकर रहती है। मीना भी इसी बस्ती में रहती है। मीना ने ही उन्हें यह घर किराए पर दिलवाया था। जहाँ तक हो पाया है मीना उसकी मदद कर दिया करती है। मीना एक शादीशुदा महिला है, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन अब वह अपने पति के साथ नहीं रहती क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी इंसान था। वह उसके कमाए हुए पैसे से शराब और जुए में उड़ा देता और जब मीना कुछ कहती तो उसे मारपीट करता, गालियां भी बकता। शराब के नशे में एक बार उसने मीना के सिर पर बाल्टी मार दी थी, जिससे उसके सिर पर बल बल कर खून बहने लगा था, मगर वह शराबी इंसान पत्नी को अस्पताल तक ले जाने की बजाय वहां से भाग खड़ा हुआ। अगर वक्त पर दामिनी और उसकी माँ उसे अस्पताल लेकर नहीं जाती तो आज मीना जिंदा ही न होती। पता नहीं फिर क्या होता उसके बच्चों का। इतना सब होने पर भी उसने अपने पति को माफ कर दिया, यह सोचकर कि वह उसके बच्चों का बाप है, लेकिन यही उसने गलती कर दी। उस बेगैरत इंसान ने शराब के लिए एक रोज अपनी पत्नी का ही सौदा कर डाला। अपने एक शराबी दोस्त के हाथों उसने मीना को बेच दिया, लेकिन मीना ने भी उस आदमी की वह गत बनाई कि वह भी समझता होगा कि कैसी जबरी औरत से पाला पड़ा था उसका। औरत अबला नहीं है, कमजोर या अशक्त भी नहीं है। औरत में तो इतनी शक्ति होती है कि वह एक साथ 10 कार्य कर सकती है। अनपढ़ भी है तो क्या किसी पुरुष में यह सामर्थ्य है कि वह एक जीव को इस दुनिया में ला सके? जब एक औरत शादी से पहले और बाद में भी कई लोगों का ध्यान रख सकती है, फिर क्या अपनी एक अकेली का ध्यान नहीं रख सकती? वो औरतों के पालनहार बनने के भ्रम से पुरुष कब बाहर आएंगे? मीना का पति ऑटो रिक्शा चलाता था, मगर कोरोना के चलते वह भी ठप पड़ गया तो उसे भी बेचकर वह शराब में गटक गया। अब काम तो कुछ था नहीं, सो खा पी कर बस पड़ा ही रहता है। मीना कुछ कहती तो उसे मारने दौड़ता। अपनी भूख तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, मगर बच्चों की भूख एक माँ कैसे सहन कर सकती है? सो हार कर वह लोगों के घरों के काम करने लगी ताकि 4 पैसे आए तो पेट की भूख तो शांत होगी, मगर वह इंसान तो मीना के कमाए पैसे भी शराब में उड़ा दिया करता था। और जब वह कुछ कहती तो उल्टे उसे ही मारने और गालियां बकने लगता। इतना सब के बाद भी वह उसे सहन कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने पति से प्रेम करती थी। एक विश्वास था कि कितना भी बुरा सही, मगर वह उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मगर उसने मीना के प्यार को कमजोरी समझ लिया। अरे अति होने पर तो धरती भी ज्वालामुखी बनकर फट पड़ती है। फिर मीना तो एक इंसान थी। पति की करतूतों से तंग आकर मीना भी ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और बीच सड़क पर लोगों के सामने उसे दौड़ा दौड़ा कर इतना मारा कि वह बेदम हो गया। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के डंडे का डर ही है कि वह मीना के घर के आसपास भी नहीं फटकता। ऐसे इंसान का क्या भरोसा कि शराब के लिए वह अपनी बेटी का भी सौदा न कर डाले। आज मीना अपने पति से अलग रहकर चैन की जिंदगी जी रही है। अपने दम पर वह बच्चों को पाल ही नहीं रही, बल्कि उनके स्कूल भेजकर पढ़ा लिखा भी रही है। मीना का कहना है कि वह अपने बच्चों को अपनी तरह नहीं बनने देना चाहती, बल्कि चाहती है कि वे एक अच्छी जिंदगी जिए और पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। इसलिए तो वह दिन रात मेहनत करती है। क्या बात है महारानी,
आज बड़ी खुश दिख रही है। दामिनी को गुनगुनाते देख मीना ने पूछा तो शर्माती हुई वह अपने दुपट्टे की कोर मचोड़ने लगी। बता ना क्या बात है? मीना ने उसे हौले से धकेला और शर्माती हुई बोली कि उसकी शादी तय हो गई है। क्या? शादी? तेरी शादी तय हो गई है? लेकिन तू तो कहती थी ना कि शादी नहीं करेगी। अच्छा, तो उसने तेरी शर्तें मान ली? मीना बोली तो उसने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। पता चला कि वह लड़का जिससे दामिनी की शादी होने जा रही है वह एक बच्चे का बाप है और उसकी पहली पत्नी कोरोना में गुजर चुकी है। दामिनी का होने वाला पति एक सोसाइटी में वॉचमैन का काम करता है, साथ ही वह लोगों की गाड़ियां भी पोंछता है जिससे अच्छी सी कमाई हो जाती है। खैर जो भी हो, पर दामिनी के चेहरे से ही लग रहा था कि वह शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों नहीं होगी? क्या उसका मन नहीं करता होगा शादी करने का? तभी तो देखो कैसे शादी तय होते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आई थी। अगर उसे महंगे महंगे कपड़े गहने से लाद दिया जाए ना तो वह कोई महारानी से कम न लगेगी, लेकिन बेचारी के चेहरे पर तो गरीबी की धूल जमी थी। शादी तय होते ही दामिनी का पहनावा और साज श्रृंगार बदल गया। अब वह ड्रेस के साथ मैचिंग बिंदी, ईयरिंग, चूड़ियाँ, लिपस्टिक लगाना नहीं भूलती थी। जब से वह ठीक से पहनने ओढ़ने लगी थी तब से उसकी सुंदरता और निखर आई थी। पैसे जमा करके उसने अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद लिया था जिससे वह अपने होने वाले पति से बात करती और समय मिलता तो पता नहीं क्या देख देख कर खिलखिलाकर हंसती रहती थी। जब मीना कहती पागल हो जाएगी, ज़्यादा मोबाइल मत देखा कर, उसकी बात पर वह सिर उठाकर हंस देती और फिर मुंडी मोबाइल में घुसा देती तो मीना भी हंस पड़ती कि पागल है ये लड़की। एक रोज़ मोबाइल पर उसने अपने होने वाले पति की फ़ोटो दिखाई थी और इशारों से पूछा कि लड़का अच्छा है ना। लड़का ठीक ठाक ही लगा मीना को। उसकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। देखने में भी वह सीधा और सरल जान पड़ रहा था। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अपने बच्चों को अपनी माँ के पास गांव छोड़ आया था, लेकिन अब उसकी माँ से बच्चा नहीं संभल रहा था, इसलिए उसने शादी करने का फैसला कर लिया। दामिनी बोल सुन नहीं सकती, यह बात पता है उसे। वैसे देखा जाए तो कमी तो दोनों में ही थी। दो अधूरे व्यक्ति मिलकर संपूर्ण होने जा रहे थे तो अच्छी बात थी ना। उस रोज दामिनी अपनी जीभ निकालकर इशारे से बताने लगी कि कोकिला आंटी की बा गुजर गई तो वह अपने मायके गई है। बा के मरने की बात दामिनी ने जिस ढंग से बताई सुनकर मीना की हंसी छूट गई। हाँ समझ गई मैं कि कोकिला आंटी की बा गुजर गई तो वह अपने मायके जूनागढ़ गई है, हंसती हुई मीना बोली। दामिनी फिर कहने लगी कि कोकिला आंटी कह गई है कि उसके पीछे जाकर वह शैलेश अंकल के लिए रोटी साग बना दिया करे, जो पैसे बनेंगे वे दे देंगी। दामिनी की बात पर मीना यह सोचकर कांप उठी कि कहीं शैलेश अंकल उसके साथ कुछ गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और दामिनी कोई बच्ची थोड़ी ही है। अपने मन में सोच मीना ने राहत की सांस ली थी। कुछ देर और बात करने के बाद मीना अपने रास्ते निकल गई और दामिनी अपने रास्ते। फिर कई दिनों तक दोनों की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि दूसरे घरों में काम करने के अलावा मीना को अपने बच्चों को स्कूल से लाना पहुंचाना भी पड़ता था। मीना ने दामिनी को देखा तो पहले से वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। चेहरा भी उसका कैसा काला पड़ गया था। पूछना चाहा कि तबीयत तो ठीक है ना उसकी, मगर एक फीकी मुस्कान के साथ वह आगे निकल गई। ऐसा रोज होने लगा। मीना कुछ पूछना चाहती थी मगर वह आगे निकल जाती। उस रोज मीना ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ है तुझे? चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी?
उस पर दामिनी धीरे से बोली, हाँ ठीक है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। जब उसकी माँ ने पूछा कि दामिनी की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, तो वह कहने लगी कि क्या शादी और क्या विवाह। जब दामिनी को शादी से कोई खुशी ही नहीं है तो शादी के नाम से ही वह भड़क उठती है। कहती है कि उसे कोई शादी नहीं करनी। अरे पर क्यों? वह तो शादी के लिए इतनी खुश हो रही थी। मीना की बात पर उसकी माँ कहने लगी कि दामिनी कहती है कि वह उसे बुढ़े से शादी नहीं करेगी। बुढ़ा? पर उसे तो लड़का पसंद था ना, फोन पर बात भी करते रहती थी उससे, फिर शादी से मना क्यों कर दिया? मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दामिनी को यूं अचानक क्या हो गया है। ना तो वह किसी से ठीक से बात करती है, न हंसती बोलती है। कलपते हुए उषा कहने लगी कि किस्मत से इतना अच्छा लड़का मिला था, लेकिन ये अभागी उसे भी लात मार कर चली गई। तो अब क्या करेगी यह? तुम चिंता मत करो मौसी, मैं उसे समझाऊंगी, कहकर मीना काम पर निकल गई। रोज सोचती दामिनी से आज बात करेगी, पर उससे भेंट ही नहीं हो पा रही थी। सामने पड़ने पर 7वें माले वाली मेम साहब पूछने लगी कि दामिनी कहाँ है आजकल, कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है, फोन भी नहीं उठा रही उसका। काम पर नहीं आ रही है? मीना को अचरज हुआ कि घर से तो वह रोज काम के लिए ही निकलती है, फिर वह जाती कहाँ है? मीना को उस दामिनी की फिक्र होने लगी थी। वह काम पर क्यों नहीं जा रही है? क्या बात हो सकती है? सोचते हुए वह लिफ्ट के अंदर ही जा रही थी कि दो लड़कियां धड़ाक से अंदर घुस आई और 6ठे माले का बटन दबा दिया। 8वें माले का बटन दबाती हुई मीना सोचने लगी कि इन लड़कियों को तो पहले उसने कभी देखा ही नहीं। पहनावे ओढ़ावे से तो वह राजस्थानी लग रही थी। तुम दोनों यहाँ किसके घर काम करती हो? मीना के पूछने पर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। मीना ने जब फिर वही बात दोहराई तो वे कुछ न बोलकर झटके से लिफ्ट के बाहर निकल गई। इस सोसाइटी में अक्सर नई नई लड़कियों का आना जाना लगा ही रहता था और सब की सब राजस्थान की ही होती थी। उम्र सब की वही कोई 17 से 19 के बीच की ही रही होगी। काम से छूटकर मीना जब दामिनी के घर पहुंची तो वह सोई हुई थी। उसकी माँ ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखा तो दामिनी खटिए पर कुकड़ी बनी हुई लेटी हुई थी। दामिनी, क्या हुआ तुझे? बुखार तो नहीं है ना? उसका हाथ छूती हुई मीना बोली। लेकिन तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है, कोई बात है क्या? लेकिन वह कहने लगी कि कोई बात नहीं है, बस थक गई है, आराम करना चाहती है। लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया तो वह ऐसे उठकर भागी जैसे उसके घर में आग लगी हो और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। पीछे से मीना कहती रही, अरे कहाँ जा रही है, रुक तो, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। पर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और पल भर में ही बहुत दूर निकल गई। उसकी माँ की तरह देख पूछना चाहा कि सब ठीक तो है ना, लेकिन उसकी बेबस आंखें नीचे झुक गई। मीना को उषा की बेबसी पर दया आ रही थी। उषा की उम्र 52-53 के से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसके हाथों पर उभर आई मोटी मोटी नसें और भुनी हुई बासी आलू के समान सिकुड़े गाल देखकर लग रहा था कि जैसे वह कोई 60-70 साल की बुढ़िया हो। उसके अधपके बाल भी उम्र से ज़्यादा ही उसका परिचय दे रहे थे। उषा ने ही बताया था बहुत कम उम्र में उसकी शादी उसके दुगुने लड़के के साथ करवा दी गई थी। फिर 1.5 साल के अंतराल पर लगातार 3 बेटे हो गए। तीनों बेटों के पैदा होने के 12 साल बाद उषा फिर पेट से हो गई, जिससे दामिनी पैदा हुई। लेकिन दामिनी के पैदा होते ही उषा का पति चल बसा और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में सब कहने लगे कि दामिनी अपशकुनी है, आते ही बाप को खा गई। लेकिन उषा जानती थी कि दामिनी ने अपने बाप को नहीं खाया, बल्कि उसे तो शराब निगल गई। पति के गुजरते ही घर व बच्चों की जिम्मेदारी उषा पर आन पड़ी। कैसे कैसे करके
उसने अपने चारों बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन अपने पर आते ही बेटे बहुओं ने उषा को उसके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मीना इस बात को लेकर बेचैन थी कि दामिनी हड़बड़ाकर भागी क्यों। कौन था फोन पर जो दामिनी अपनी छोटी से छोटी बातें उसे बताती आई थी। आज उससे नजर क्यों चुराने लगी वह। कभी मीना को लगता दामिनी में घमंड आ गया है, तो कभी लगता कि वह किसी मुसीबत में है, लेकिन फिर सोचती कि आखिर वह उसकी लगती ही क्या है। कौन है जो वह उसकी इतनी फिक्र कर रही है उसकी जिंदगी में भाई। लेकिन फिर लगा यही दामिनी मुसीबत के समय में उसके साथ खड़ी थी। जब उसका पति शराब के नशे में उसे पीटता, तब अपनी जान की परवाह किए बगैर दामिनी ही थी जो दोनों के बीच बचाव करते हुए पहुंच जाती थी। जब कभी मीना बीमार पड़ जाती, तब वही थी जो उसके बच्चों को माँ बनकर उन्हें दुलारती, खिलाती, पिलाती, सुलाती। फिर माँ को उसकी फिक्र कैसे न हो भला। लेकिन कैसे पता लगाया कि दामिनी को हुआ क्या है, क्यों अचानक से उसका व्यवहार बदल गया, क्यों वह पहले जैसी नहीं रही। मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे वह दामिनी से बात करे, क्योंकि अपने घर में वह शायद ही होती है, और जब होती है तो सोई पड़ी रहती है। शरीर भी उसका बहुत कमजोर हो गया था और चेहरा देखकर लगता जैसे देह में खून भी नहीं है। एकदम सफेद पड़ गया था पूरा शरीर उसका। अगले महीने मीना के भाई की शादी थी, इसलिए महीने भर के लिए वह अपने मायके जामनगर जाने वाली थी। और यह बात जब उसने दामिनी को बताया तो वह एकदम से उदास हो गई। लगा जैसे रो ही पड़ेगी। उसके चेहरे से ही लग रहा था वह मीना को बहुत कुछ बताना चाह रही थी, मगर अपने आंसुओं को अपने अंदर ही जब्त कर उसने अपने होठ सील लिए थे। बोल, कुछ कहना चाहती है तू? मीना ने उसके कंधे को हिलाते हुए यह भी पूछा कि वहां से वह उसके लिए क्या लेकर आए, लेकिन दामिनी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जाते समय मीना का हाथ पकड़कर उसने इतना ही कहा कि वह जल्दी आ जाए। अरे हाँ, जल्दी आ जाऊंगी, पर तू ठीक से खाया पिया कर, देख तो कितनी दुबली हो गई है। मीना की बात पर वह मुस्कुरा भर दी थी। महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मीना को अच्छा लगा। दामिनी का मन तो कर रहा था कि वह मीना से लिपटकर खूब रोए और वह कहे कि वह न जाए। जैसे उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि शायद इस जन्म में मीना से वह उसकी आखिरी मुलाकात है, फिर शायद उसे न देख पाए। पर क्या सोचने लग गई तू? अरे जल्दी आ जाऊंगी। मीना ने प्यार से उसके गाल पर थपली लगाई तो वह चौंक कर उसे एकटक देखने लगी। इस बार वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और मीना के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। ट्रेन आने का वक्त हो चला था, वरना आज मीना उससे जरूर पूछती कि कोई परेशानी तो नहीं है न उसकी जिंदगी में। उधर मीना अपने भाई की शादी में मग्न थी और इधर दामिनी की जिंदगी में हाहाकार मचा हुआ था। वह पेट से है, यह बात मीना से बताने की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी। मीना ने तो उसे कितनी बार समझाया था, मगर वह नादान उसकी बातों को हंसी में उड़ाती चली गई, यह कहकर कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब वह क्या करे, कहाँ जाए इस पाप को लेकर। उसके पेट में पल रहा यह पाप, जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लोगों से छुपाए तो कैसे, और जिससे उसकी शादी होने वाली थी उससे क्या कहेगी कि उसके पेट में किसका पाप पल रहा है। क्या सच्चाई जानने के बाद वह दामिनी से शादी करेगा? कुछ ही दिनों में उसका पेट दिखने लगेगा, फिर लोगों को क्या जवाब देगी? सोच सोचकर दामिनी का दिमाग फट रहा था। मन कर रहा था उसका चीख चीख कर लोगों को उसकी सच्चाई बता दे और कहे कि दुनिया की नज़रों में देवता दिखने वाला इंसान भेड़िया है, भेड़िया, जो दामिनी जैसी गरीब लड़कियों को अपनी जाल में फंसा कर उनसे धंधा करवाता है। लेकिन उस जालिम इंसान ने तो यह कहकर दामिनी का मुंह बंद कर दिया
कि अगर उसने अपनी जबान खोली या किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो दोनों माँ बेटी को मार कर फिकवा देगा। अपनी फिक्र नहीं है दामिनी को, मगर अपनी माँ के कारण वह चुप बैठी थी। उसका बढ़ता पेट उसे कैसे चुप करवाएगी वह। उषा की अनुभवी आंखें सब समझ रही थी, मगर उससे पूछते नहीं बन रहा था। दामिनी का बढ़ता पेट उसे बेचैन कर रहा था, उसकी रातों की नींद को हराम कर रहा था। उस रोज जब उषा ने उसे झकझोरते हुए पूछा तो दामिनी ने सब सच सच उगल दिया। सुनकर उषा ने अपना माथा ही पीट लिया कि अब वह क्या करेगी। गांव में तो लोग उन्हें घुसने ही नहीं देंगे और यहाँ भी रहना अब उसके लिए दुश्वार है। इसलिए गुस्से में उसने कह दिया कि हाय रे मेरे फूटे करम, इससे तो अच्छा कि तू जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई। तेरे कारण ही मेरे बेटे बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया, जिसके चलते मुझे यहाँ आना पड़ा, और अब यहाँ तो तू मुझे जीने नहीं देगी। इससे तो अच्छा कहीं जाकर डूब मर। और यही बात दामिनी के दिल को लग गई। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी तब वह मौत की तलाश में निकल पड़ी। दूसरे दिन साबरमती नदी में तैरती उसकी लाश मिली। इधर मायके से लौटने पर जब मीना को पता चला कि दामिनी मर गई है तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। एकदम से दामिनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा और भर-भरा कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पूछने पर उषा ने इतना ही बताया कि वह डूबकर मर गई। बड़े लोगों को फुर्सत ही कहाँ कि वे गरीबों के बारे में सोचे या बात करें कि वह मर कैसे गई। लेकिन मीना को इस बात की हैरत हो रही थी कि कोकिला आंटी और शैलेश अंकल को भी, जो दामिनी को बेटी मानते थे, उन्हें भी उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि गरीब इंसान तो मक्खी मच्छर की तरह मरते ही रहते हैं। लेकिन उस माँ से पूछे कोई जाकर कि उसका क्या कुछ चला गया, कैसे जिएगी अब वह अपनी बेटी के बगैर। एक वही तो थी उसका सहारा, अब क्या होगा उषा का। यह सोच सोच कर मीना की आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते कि गरीबों को बीमारी नहीं बल्कि गरीबी निकल जाती है। लेकिन मीना को यह बात हजम नहीं हो पा रही थी कि दामिनी डूबकर मर कैसे सकती है, जबकि वह तो तैरना जानती थी। बातों बातों में ही एक रोज दामिनी ने बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ गांव की नदी में तैरा करती थी। फिर कैसे वह डूबकर मर सकती है? कोई तो बात जरूर है जो उसे नहीं पता। दामिनी का यूं चुप रहना, किसी से बात न करना, किसी का फोन आने पर दौड़ पड़ना, कोई तो बात है। उषा के मुंह से भी लग रहा था कि वह कुछ तो छुपा रही है, लेकिन अभी वह उसके घाव को कुरेदना नहीं चाहती थी। दामिनी को गए 3 महीने से ऊपर हो चुके थे और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा था। कभी कभार उषा से भेंट हो जाती तो दामिनी का जिक्र हो जाता और उषा की आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते। लेकिन सच तो यह है कि मीना दामिनी को अब तक भुला नहीं पाई थी। उसकी याद अब तक आ ही रही थी और साथ में ढेरों सवाल भी ले आती कि वह डूबकर मर कैसे सकती है। दामिनी की जगह कोकिला आंटी के घर कोई और लड़की काम करने आने लगी थी। दामिनी कोकिला आंटी के घर झाड़ू पोछा और डस्टिंग का काम करती थी, जिसके लिए उसे 3000 रुपये पगार मिलती थी। वैसे उसके घर एक और लड़की काम करने आती थी। कोकिला आंटी से घर का कोई काम नहीं हो पाता था, बस कैसे भी करके वह 2 जनों का खाना बना पाती थी। अपने भारी भरकम शरीर के चलते उसने ठीक से चलना फिरना भी नहीं हो पाता था, लेकिन इसके बावजूद उसका मंदिर जाना नहीं रुकता था। बड़ी ही पुजारिन औरत थी कोकिला आंटी। सीधे पल्ले की साड़ी पर मैचिंग ब्लाउज, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी मंगलसूत्र के साथ, गले में सोने की मोटी सी चैन और हाथों में सोने की चूड़ियां वह हमेशा पहने रहती थी। देखकर ही लगता है कि वह बहुत पैसे वाले घराने की औरत है। शैलेश अंकल को देखकर तो लगता ही नहीं था कि उनकी उम्र 60 के प्लस है।
एकदम चुस्त तंदुरुस्त लगते थे। इस उम्र में वह सुबह शाम सैर और घंटों एक्सरसाइज करते। इस सोसाइटी में सबसे बढ़िया घर उनका ही था। गाड़ियाँ भी काफ़ी महंगी थी उनकी, लेकिन हैरान की बात तो यह है कि रिटायर्ड शैलेश अंकल के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। इनकी ठाठ बाट देखकर तो लगता था जैसे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन पेंशन के अलावा इनके पास पैसे आने का और कोई स्रोत नहीं था। बच्चे भी इनके कोई खास पैसे वाले नहीं थे, सब साधारण ही जीते थे। वैसे शैलेश अंकल इस सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ लोगों के हमदर्द भी थे। किसी को कोई भी परेशानी हो उसका हल शैलेश अंकल के पास होता था। किसी को अपना घर भाड़े पर चलाना हो, बेचना हो, तो पहले उन्हें शैलेश अंकल से परमिशन लेनी पड़ती थी। उनका कहना था कि इस सोसाइटी में बहू बेटियां भी रहती हैं, इसलिए बिना जांच पड़ताल के यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शैलेश अंकल तो यहाँ सब अपना गार्जियन मानते थे। शैलेश अंकल सबकी नज़रों में देवता टाइप के इंसान थे। उस दिन जब मीना सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी, तब अचानक से शैलेश अंकल से उनका सामना हो गया। मीना कुछ न बोलकर साइड से निकल गई, पर जाने उसे क्यों थोड़ा अजीब लगा। घर जाते समय सोचा उषा से मिलती जाऊं। बेचारी दामिनी के चले जाने से वह अकेली पड़ गई होगी, लेकिन अभी वह अंदर जा ही रही थी कि उषा की बातों ने उसे बाहर ही रोक दिया। किसी से वह फ़ोन पर कह रही थी, अब दामिनी ही नहीं रही तो यहाँ रहकर क्या करूँगी, लेकिन श्राप है मेरा कि उसे कीड़े पड़ेंगे जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। अरे, जिस इंसान को उसने पिता समान माना, उसने ही उसके साथ इतना घिनौना बर्ताव किया। मौसी, किसने दामिनी के साथ घिनौना काम किया? बोलो, कौन है वो जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया? देखो, ऐसे चुप मत रहो मौसी। अब मीना के झकझोरते हुए पूछा तो उषा फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह जमीन पर गिर पड़ी और एकाएक वह मीना को सब बातें बताने लगी कि कैसे शैलेश अंकल ने उसे देह धंधे में लगा दिया था। कोकिला आंटी के मायके चले जाने पर दामिनी उसके घर रोटी बनाने जाया करती थी। उस दिन भी वह उसके घर रोटी बनाने गई थी, लेकिन आते आते उसे काफ़ी देर हो गई थी। उषा ने देर से आने का कारण पूछा तो कोई जवाब न देकर सोने चली गई, लेकिन चेहरे से वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी। फिर वह ऐसा रोज ही करने लगी और जब उषा कुछ पूछती तो उस पर ही झल्ला पड़ती। कभी कभी तो सुबह की गई दूसरे दिन घर वापस आती और आते ही सो जाती। एक रोज उषा को जब पता चला कि दामिनी पेट से है तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसने पूछने पर दामिनी ने बताया कि शैलेश अंकल बहुत ही बुरे इंसान हैं। धोखे से उसने उनकी चाय में नशे की गोलियां मिला दी और फिर उसके साथ उसका वीडियो भी उस पापी ने बना लिया और फिर उसी वीडियो के सहारे डरा धमका कर वह दामिनी से देह धंधा करवाने लगा। जब तक जहां मन होता उसे बुला लेता और रोज नए नए मर्दों के साथ सोने को उसे मजबूर करता। इसी धंधे से तो उसकी ठाठ थी। गलत काम मतलब क्या मौसी? मीना के पूछने पर उषा कहने लगी कि उसी बिल्डिंग के 6ठे माले पर वह लड़कियों से धंधा करवाते हैं। वहाँ रोज नई नई लड़कियाँ आती हैं जो सब गरीब घर की होती हैं। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे पैसे कमाते हैं और ऐश करते हैं। सब सुनकर मीना के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पता तो था उसे कि शैलेश अंकल अच्छे आदमी नहीं हैं, पर इतने बुरे होंगे नहीं पता था उसे। हाँ, याद आया, उस दिन लिफ्ट में मीना ने 2 नई लड़कियों को देखा था। पूछा भी था कि वे किसके घर में काम करती हैं, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और चलती बनी। शायद इसी वजह से शैलेश अंकल के घर कोई काम वाली नहीं टिकती, मीना ने सोचा। मीना को जब पता चला कि दामिनी पेट से थी और इसी कारण उसने अपनी जान दे दी तो वह कांप उठी। उषा ने बताया कि दामिनी ने जब पेट से रहने वाली बात शैलेश अंकल को बताई
तो उल्टे वे उसे ही धमकाने लगे कि अगर उसने अपना मुंह भी खोला तो माँ बेटी दोनों जान से जाएगी। इसलिए दामिनी के पास एक ही रास्ता बचा था, मौत। सुनकर मीना स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक तो उसके मुंह से कुछ जवाब ही नहीं निकला, लेकिन मन ही मन उसने एक फैसला ले लिया कि दामिनी की मौत का बदला वह जरूर लेगी। नहीं छोड़ेगी उस शैलेश अंकल को, बेनकाब करके रहेगी उसे सबके सामने, ताकि फिर वह किसी दामिनी की जिंदगी को बर्बाद न कर सके। मीना ज़्यादातर घरों में खाना पकाने का काम करती थी। शरीर से भारी भरकम कोकिला आंटी को भी एक खाना बनाने वाली की तलाश थी जो अच्छे से गुजराती खाना पका सके, क्योंकि अब उसके किचन में खड़े खड़े काम करते नहीं बन रहा था। मीना ने यह सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उसके घर खाना पकाने का काम ले लिया। पैसों की भी झिकझिक नहीं की, जो भी दोगी चलेगा, क्योंकि वह यहाँ एक मकसद से आई थी। मीना जानबूझकर शैलेश अंकल के सामने अपना दुखड़ा रोती और कहती कि उसका शराबी पति 3 बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद मौज उड़ा रहा है। अब शैलेश अंकल यही तो चाहते थे कि कोई उसके सामने अपना दुखड़ा रोए और वह उसका फ़ायदा उठाए, सो वह मीना के सामने हमदर्दी जताते रहे। वे है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहने में शर्म या संकोच ना करना। बच्चों के लिए भी वह जब तब कपड़े, मिठाई वगैरह देते ही रहते थे। कभी कभार ज़बरदस्ती मीना के हाथ में कुछ पैसे भी पकड़ा देते। मीना पैसे, कपड़े, मिठाई सब नहीं लेना चाहती थी, पर उसे शैलेश अंकल को लोगों के सामने बेनकाब करना था, इसलिए वह न चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। शैलेश अंकल का असली मकसद मीना का शरीर पाना था, मगर कोकिला आंटी के घर में रहते ऐसा हो नहीं पा रहा था। मीना भी बस मौके की तलाश में थी। कैसे भी करके वह शैलेश अंकल के मुंह से उनके मन की बात उगलवा लेना चाहती थी। भारी भरकम कोकिला आंटी तो बस नाम की ही उनकी पत्नी थी। समाज को दिखाने के लिए वह एक अच्छे पति बनने का ढोंग करते थे। असल में तो उनकी दिलचस्पी कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं में थी, जिनका मज़ा लेने के बाद वह उसे धंधे पर लगा देते थे, जिससे उनकी मोटी कमाई हो जाया करती थी। कोकिला आंटी अपनी हम उम्र कुछ औरतों के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन को जाने वाली थी और यही मौका था जब वह शैलेश अंकल को अपने जाल में फंसाकर उनके मुंह से सब उगलवा सकती थी। अपने कलेजे पर पत्थर रख मीना शैलेश अंकल की बाहों में समा गई, लेकिन अब भी वह अपनी मर्यादा में ही थी। उसे तो बस कैसे भी करके शैलेश अंकल की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर पुलिस को बताना था, ताकि उस जालिम को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके और फिर वह किसी दामिनी को डूब कर मरना न पड़े। शराब के नशे में शैलेश अंकल ने एक एक बात मीना के सामने खोल कर रख दी कि कैसे वह लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं और फिर मजबूर कर उन्हें धंधे पर लगा देते हैं। इस काम में सिर्फ शैलेश अंकल ही शामिल नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी का वॉचमैन भी उनका साथ दे रहा है। गुजरात में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन शैलेश अंकल को इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो दलाल शैलेश अंकल को लड़कियां सप्लाई करता था वही उनके लिए दारू शराब का भी इंतज़ाम करता था। सुबह सवेरे एकदम से अपने घर में पुलिस को देखकर शैलेश अंकल की तो होश ही उड़ गए। सफाई भी क्या देते, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। मीना का मोबाइल फ़ोन सारी सच्चाई को बयां कर रहा था। उस सोसाइटी का वॉचमैन भी पुलिस के डंडे से डर कर सब कुछ उगल चुका था। जब शैलेश अंकल को पुलिस हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जा रही थी, तब मीना के दिल को इतना सुकून मिल रहा था, वह बता नहीं सकती। आज उसे लग रहा था कि दामिनी को इंसाफ मिला।